तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित वॉरियर्स में, जहां पे आप तिलक इंटर कॉलेज और या अर्धवार्षिक परीक्षा गणित का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में 7वां सवाल आज हल किया जाएगा। तो 7वां सवाल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और सवाल शुरू करने से पहले अगर आप ये मुहिम पसंद आ रही है तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने का लक्ष्य जो है आपको दिया हुआ है वो आप पूरा करें, मेरी करवाने में उसको हेल्प करें ताकि हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकें। तो सवाल नंबर 7 जो कि बड़ा आसान, आप देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि परवलय की आपको एक क्वेश्चन दे रखी है। और जिन बच्चों को परवलय के बारे में 11वीं में पता है वो आसानी से कर लेंगे सवाल को कि नाभि लंब के सिरों पर अवलंब परस्पर लंब होते हैं, ये बताना है आप। ठीक है, क्या बताना है? ये एक परवलय तो परवलय ये कैसे बनेगा? ठीक है, इसके नाभि लंब के सिरों पे, नाभि लंब क्या होता है? एक चीज और क्या आ रही है, नाभि लंब आपको मतलब लेटस रेक्टम, हिंदी लेटस रेक्टम। तो लंब लेटस रेक्टम तो क्या मतलब हुआ उसका? इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है और ये परवलय है जिसकी नाभि क्या है? नाभि जिसकी है क्या? a,0। तो अगर a,0 ये पॉइंट हम यहां पे लेते हैं तो वो जो परवलय बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, कुछ इस प्रकार का परवलय हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, ये परवलय बन रहा है हमारे पास, ये परवलय बन रहा है। अच्छा, थोड़ा इसको आगे ले लेते हैं तो थोड़ा और देखने में अच्छा लगेगा। a,0 जो इस प्रकार का फिगर है। अच्छा, तो अब नाभि हो गया, ये हमारे पास शीर्ष जो कि 0,0 है। ठीक है, नाभि लंब एक ऐसी रेखा होती है जो यहां से पास होती है, यहां से गुजरती है और ये लंब होती है, ये होती है नाभि लंब। क्या होती है? ये नाभि लंब होती है। तो ये जो लाइन है क्या है? ये लंब है। ये क्या है? लंब। गाड़ी बीच में गाड़ी आ जाती है तो रुकना पड़ता है। तो ये नाभि लंब होता है। ठीक, ये आपने 11वीं में पढ़ा हुआ है। अच्छा, जो अगर मुझे यहाँ पे जो मैं लंब डालूंगा, ये लंब क्या है? जो लंब बनेंगे इसके, ये कुछ फिगर ऐसे बन रहा होगा। अच्छा, तो जो ये लंब बनेंगे इसके, ये लंब बनेंगे, ये यहाँ पे जो हम लोग बना रहे हैं, ये आपस में जब परस्पर टकराएंगे तो ये क्या होंगे? इनके बीच में जब भी टकराएंगे, ये टकराएंगे, जब भी कभी टकराएंगे तो ये 90 डिग्री का अंश बनाएंगे। जब भी टकराएंगे तो 90 डिग्री का अंश बनाएंगे, परपेंडिकुलर होंगे आपस में, ये चीज है। तो ये परवलय हो गया, ये उसकी नाभि हो गई, ये नाभि लंब के सिरे हो गए। और जो ये इस पे अविलंब है, क्या करेगा वो? क्या इस पे जो लंब जो लाइन है, ये मतलब जो 90 डिग्री बना रहा है एंगल, ये क्या करेगा? आपस में ये 90 डिग्री पे आपस में कटेंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, तो क्योंकि इस सिरे पे जो लाइन जा रही है, यहाँ पे x का मान सदैव a रहेगा, तो x को a रखने पर वाई स्क्वायर, जो हमारा वाई स्क्वायर है, क्या मिलेगा? तो देखते हैं।
क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर बराबर 4a²। तो y बराबर क्या हो गया, जब लेंगे तो प्लस माइनस 2a आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये नाभिलंब हमारे पास ए बी है, नाभिलंब हमारे पास क्या है, नाभिलंब हमारे पास ए बी है, तो ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 2a, और बी ए माइनस का 2a, ये इसके निर्देशांक आ जाएंगे, ये इसके निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक है, नाभिलंब के सिरों पे। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि हमें इस पे अभिलंब निकालना है तो हम dy/dx निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो माना जो L की प्रवणता है, L की प्रवणता अगर ml है, और क्या जो रेखा T है, T की प्रवणता mt है। ठीक है, अगर यदि इन दोनों की प्रवणता का गुणनफल 1 आ जाए तो ये दिखाता है क्या है, जो ये अभिलंब है ये परपेंडिकुलर है। क्या है, जो L है वो T के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ये हमको दिखाना है। तो अब प्रवणता निकालने के लिए, इसकी प्रवणता निकालने के लिए हमको परवलय की इक्वेशन को अपकान करना पड़ेगा। तो देखो क्या है, हमने निकाला dy/dx निकालेंगे, तो dy/dx मतलब ये, और इसका d/dx 4ax। तो क्या है, समीकरण 1 को अवकलन करने पर, समीकरण जो 1 है उसका अवकलन करने पर आप यहाँ लिख सकते हैं, समीकरण 1 का अवकलन करने पर ये क्या आ गया, मेरे पास आ गया 2y dy/dx, और इधर क्या आ गया 4a, तो हम मेरे पास कांस्टेंट है, और dx/dx 1 हो गया। तो dy/dx क्या आ गया, dy/dx यहाँ देखते हैं, dy/dx आ गया 4a/2y, मतलब 2a/y, नहीं कटा तो नहीं, 2/, ठीक है। टू ए बटे वाई, ठीक है, 2a/y। अब देखो अगर मैं यही अवकलन, समीकरण तो यही है, तो परवलय की समीकरण तो यही है, तो अगर मैं a पर dy/dx निकालता हूं, तो a पर जब निकालता हूं पॉइंट a पर, तो क्या रखना पड़ेगा मुझे, a-2a, और यही तो हमारे पास क्या मान लेकर आएगी, ml। ठीक, तो ml क्या हो जाएगा, ml मेरे पास क्या हो जाएगा, ml बराबर dy 4ax, तो है ही नहीं, क्या रख दिया 2a, y का मान रख दिया 2a, ये मान x का है, ये मान y का है, 2a रख दिया, क्या आया 2 आया। इसी प्रकार b पर जब हमने dy/dx निकाला तो निर्देशांक क्या है, a-2a, और यही तो मान मुझे क्या देगा, mt का मान देगा, तो mt क्या हो गया, mt मेरे पास क्या हो गया, mt मेरे पास हो गया, मैं मान रखूंगा dy/dx क्या है, 2a 2a/,
सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? 2a बाई वाई है। ठीक, क्या है? 2a। क्या है? 2a बाई वाई का मान 2a, तो ये 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। और एम टी का मान ये निकाल लेते हैं, जो ही बड़ा आसान। एम टी का मान क्या निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे? 2a, और y का मान क्या हो जाएगा? y का मान क्या हो जाएगा? -2a। एम टी का मान क्या हो गया? -1। ठीक है, -1 हो गया। और यहां पे हम देखेंगे -1 हो गया। यहां पे हम देखेंगे जो लाइन है x बराबर है, यहां लिख लेते हैं। यहां पे देखेंगे कि जो ml और mt का गुणनफल है 1 × -1, वो क्या आ गया है? -1। अतः L जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? T के। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? परवलय y² बराबर 4x की नाभिलंब के सिरों पर अभिलंब परस्पर लंब होते हैं। अतः क्या लिख सकते हैं? परवलय y² बराबर 4x की नाभिलंब के सिरों पर जो अभिलंब है, क्योंकि इनकी प्रवणता का जो प्रोडक्ट है वो -1 आ गया है, क्या होते हैं? लंब होते हैं। मैं आशा करता हूं यह सवाल आपको समझ में आया होगा। जो प्रश्न 7 है, अब हम सवाल पे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 का जो अगला हिस्सा है उस पर बढ़ते हैं। ये प्रश्न हल किया है अगर आपने, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, अगर ये आपको परवलय पता है तो आपको ये सवाल करना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक का सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। ये है तो होता है मैट्रिक का जो प्रश्न होता है वो सरल होता है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेटिव होता है, उसमें आपकी कैलकुलेशन आसान होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या हम इसको लगा सकते हैं। ठीक, मैं तो आराम से लगाऊंगा, फिर भी 15 मिनट में लगा दूंगा। लेकिन अगर आप इसको लगा रहे हैं, आधे घंटे में लगा रहे हैं, तो बात गलत हो जाती है। तो प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न क्या है? आपको 3 इक्वेशन दे रखी हैं, और इसको आव्यूह विधि से हल करना है। इसको समीकरण से हल नहीं करना है, इसको आव्यूह विधि से हल करना है। तो 3 समीकरण दे रखी हैं। हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर कोई आव्यूह हमारे पास a है और एक x है तो बराबर b है। हमारे पास इस तरीके की चीजें आती हैं। और दूसरा, अगर हम इसी को कैसे लिख सकते हैं? अगर x हमने ऐसे लिखा है तो a इनवर्स अगर हमको मिल जाए तो हम b से गुणन करके उसका मान निकाल सकते हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी हैं उसमें से हम एक तो a का निर्माण करेंगे, एक हम x का निर्माण करेंगे और एक हम b का निर्माण करेंगे। इस निर्माण करने के बाद हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे a इनवर्स निकालेंगे। तो पहले देखते हैं a का निर्माण क्या करेंगे। तो पहली जो इक्वेशन है हमारे पास वो है x + y + z बराबर 6। तो क्या है? x + y + z बराबर 6। ये पहली इक्वेशन है। तो हम क्या रखेंगे? ये तीनों इक्वेशन में x y z है। x y z क्या है? चर है। तो जो ये समीकरण है, यहाँ पे हम लोग जो ये आव्यूह है इसमें हम लोग लिख लेंगे x y z, जिसके मान हमको निकालने हैं। अच्छा, यहाँ पे x के साथ क्या है? 1, y के साथ क्या है? 1, z के साथ क्या है? 1। ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे
1। ठीक, फिर दूसरी और ये जो 6 है वो 6 कहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम दूसरी समीकरण उठाएंगे। दूसरी समीकरण क्या है, x प्लस 2z बराबर 5। तो 2z बराबर 5 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 0y प्लस 2z, और ये 1 है। तो देखो ऐसे ही बन गया, यहाँ पे तो 1 1 तीनों में आ रहा था, तो क्या लिखेंगे 1 0 2। इसी प्रकार जो तीसरी समीकरण है क्या, 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12। तो यहाँ तो 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या लिखेंगे 3 1 1, और 12 कहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तीनों हमने अवयव बना लिए, तीनों अवयव हमने बना लिए। हमने यहाँ पे तीनों अवयव का निर्माण कर लिया है। ठीक है, तीनों समीकरण से, क्योंकि हमको अवयव से हल करना है, तो तीनों समीकरण के गुणांकों से, एक्स वाई जेड के गुणांकों से हमने ए बनाया, जिसके बराबर है उससे हमने बी बनाया, और जो चर यूज हुए हैं, जो चर प्रयोग में लाए गए हैं, उससे हमने एक्स बनाया। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो पहले ये देखेंगे क्या ए इनवर्स का, क्योंकि ए हमको इधर लेके आना है, तो ए क्या इनवर्स हमारे पास है, क्या ए इनवर्स है क्या। तो आप सवाल ऐसे ही शुरू कर सकते हैं, आप सवाल ऐसे ही शुरू कर सकते हैं। ठीक, ये बनाया जहां पे ए बी हो गई। अब हम देखेंगे ए, ये निकालेंगे और देखेंगे क्या क्या, देखते हैं, ये निकालेंगे पहले फिर बताते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कैसे निकलेगा, 1 और ये 0 1। अगर किसी को नहीं पता तो आप डायरेक्ट कर देना, क्योंकि सवाल 8 नंबर का है, मैं इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे सारणिक निकाल रहा हूँ, ए का सारणिक निकाल रहा हूँ। सारणिक आप अपने तरीके से, जिस तरीके से भी निकालना चाहें उस तरीके से निकाल सकते हैं, किसी और रो कॉलम को लेके आप निकाल सकते हैं। तो मैं तो इसको इस रो के अलोंग कर रहा हूं, ताकि बच्चे मैक्सिमम इसी रो के अलोंग निकालते हैं। ठीक है, ये मैं सारणी निकाल रहा हूं इस रो के अलोंग, अदरवाइज आप इसके अलोंग निकालेंगे तो और आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या आया मेरे पास क्या आया, ये तो इससे इसका गुणा हुआ, इससे इसका गुणा हुआ 0, माइनस 2 से 1 का गुणा हुआ 2। ठीक है, फिर यहां लगाया माइनस 1, फिर इससे इसका गुणा हुआ 3, इससे इसका गुणा हुआ माइनस के साथ 6, प्लस 1, इससे इसका गुणा हुआ और इससे इसका गुणा हुआ 0। ठीक है, ठीक है। तो क्या मिला हमको देखने को, देखते हैं, चलो -2 -5 और 1 से, ठीक, प्लस का 5, और ये तो 0 है, 1 से 1 का मल्टीपल आए ये, तो क्या हो गया, ये हमारे पास आया 4 है। इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, 4 है, इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। मतलब जो हमारा, क्योंकि जो ए है वो 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, देखो दोबारा से समीकरण दी थी, समीकरण से हमने ए अवयव निकाला, वाई अवयव निकाला और बी अवयव निकाला। उसके बाद हमने देखा ए अभी मैंने बनाना आपको बता दिया। उसके बाद मैंने ए का सारणिक निकाला और देखा कि वो 0 नहीं है, तो जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब ए एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है हमारा, ए इनवर्स होता है हमारा, ए इनवर्स हमारा, ए इनवर्स मैं यहाँ लिखूंगा, यही लिखता हूं मैं। ए इनवर्स क्या होता है हमारा, एडजॉइंट ए बटे ये। तो
जब ये मैट्रिक्स मिल जाएगा तो बी से उसका गुणनखंड करा के मैं चीजें निकाल लूंगा। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, 4 तो हमारे पास आ गया। एडजॉइंट ए के लिए क्या बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए अगर मैं एडजॉइंट ए निकाल रहा हूं तो एडजॉइंट ए का क्या है, एडजॉइंट ए क्या बताया था, क्योंकि जो पहला प्रश्न है, जाइए पहले प्रश्न में जाइए, क्या बताया था, पहले प्रश्न में जाइए क्या बताया था, पहले प्रश्न में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्या हो जाएगा। इसकी जो मैट्रिक बनेगी वो 3x3 की ही बनेगी, क्योंकि ये 3 है, इसमें 3 कॉलम है 3 रो है, तो 3x3 की बनेगी। वहां पे 2 थे, 2 रो थी, तो 2 रो और 2 कॉलम की बनी थी। तो क्या बनेगा, अगर मैट्रिक्स ए है तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कुछ एलिमेंट हमने निकालने हैं। और का प्रतिवर्ग मतलब प्रतिवर्ग मतलब जो रो है कॉलम बन जाएंगी, मतलब प्रतिवर्ग मैं हटा रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये लिख देता हूं, ठीक है। इसका प्रतिवर्ग, तो इसका प्रतिवर्ग कैसे होगा, जो ये रो है ये कॉलम बन जाएगा, मतलब A11 A12 A13 और A21 A22 और A23 A31 A32 और A33, ये हमारे पास जो मैट्रिक आएगी वो एडजॉइंट, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, सहखंडक। सहखंडज एडजॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहखंडज। तो A11 ये कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे A11 निकालेंगे कैसे, A11 निकालेंगे कैसे, तो देखो A11 कैसे निकालेंगे, क्या बताया था, जो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक है, इसके एलिमेंट क्या है, इसके एलिमेंट है AIJ, मतलब इसके एलिमेंट क्या है, ये मैट्रिक जो है हमारी ये AIJ है, ठीक। ये मैट्रिक क्या है, AIJ, ओके, स्मॉल 11 है। अब देखना क्या करेंगे, तो जब हम A11 निकालेंगे, AIJ निकालेंगे, AIJ, तो यहाँ पे हम लोग माइनस रखेंगे और I प्लस J करेंगे, ठीक। I मतलब रो मतलब पंक्ति और J मतलब स्तंभ, और यहां पे रखेंगे माइनर किसका, IJ का। तो IJ जब 2 कॉलम थे, जब हमारे पास 2 मैट्रिक्स थी, 2 मतलब 2 स्तंभ और 2 रो थे, 2 रो और 2 कॉलम थी, जो जैसा पहले प्रश्न किया था। तो M जब IJ लिया था, उप सारणी लिया था, तो केवल एक अवयव रह गया था, लेकिन वहां मैंने बताया था, आप वहां जाके देखना, वो वाला वीडियो देखना, इसीलिए मैंने उसको डिटेल में बनाया था, एक्सप्लेन किया था जो। तो ये उपसारणिक है, मतलब जब मैं अभी बताता हूं मैं क्या है, दोबारा देखो, अच्छा, IJ मतलब जब मैं उपसारणिक निकालूंगा, किसका, A से निकालूंगा, तो वहां पे मैं I कॉलम छोड़ दूंगा और J रो छोड़ दूंगा। जो आगे बचेगा उसका सारणिक लेना है, उसको बोलते हैं उपसारणिक। दोबारा से देखो, MIJ क्या है, जो ये सारणिक है, A सारणिक है, इसकी I रो छोड़ दूंगा, J कॉलम छोड़ दूंगा, स्तंभ छोड़ दूंगा, I पंक्ति छोड़ दूंगा, J स्तंभ छोड़ दूंगा। तो जो अवयव बचेगा उसको क्या ले लेंगे हम लोग,
उप सारणिक ले लेंगे। देखते हैं A11, चलो A11 तो 11 क्या वैल्यू रखी, 1 अब आई जे निकालना है, आई जे मैंने क्या बोला, आई जे मतलब M11। तो M11 कैसे निकालेंगे, देखो M11 निकालने का तरीका ये है कि जो हमारे पास ए मैट्रिक है उसका पहला वाला आई और पहला वाला कॉलम छोड़ देंगे, मतलब आई का जो पहला रो है ये छोड़ देंगे और जे जो पहला कॉलम है वो छोड़ देंगे। बचेगा क्या, बचेगा ये बचा 2 0 2 1 1। छोड़ क्या दिया हमने, हमने छोड़ दिया 1 1 1, अच्छा 1 और 3, ये हमने छोड़ दिया है। तो क्या बचा, M11 क्या आ गया, M11 यहाँ देखो, ये तो आ गया मेरे पास -1 + 1 आया, 1 + 1 -1 के ऊपर 2 पावर, अच्छा यहाँ पे क्या आ गया 0 - 1 0 × 1 क्या आ गया 1 और 2 × 1 2, बीच में साइन माइनस का, तो ये तो हो गया हमारा प्लस का और ये आ गया माइनस का, तो आंसर आया मेरा -1। ये ऐसे निकलेगा, ये तरीका बता दिया मैंने। अब मैं इसको दोबारा मिटा रहा हूँ, पहले एक बार और करके देखते हैं। अब मैं निकालूंगा 1 2, जब 1 2 निकालूंगा तो -1 के ऊपर 1 + 2 और M12। इस बार क्या है, रो तो बनी रहेगी, जे क्या हो जाएगा 2, तो मुझे अब क्या छोड़ना है, 1 कॉलम क्या है 1 और 3, मुझे ये वाला कॉलम छोड़ना है। तो क्या बचेगा मेरे पास M11 क्या बचेगा, M12 क्या बचेगा 1 3 2 1, क्या होता है, क्या हुआ ये -1 के ऊपर पावर 3, अच्छा 1 × 1 -2 × 3 6, तो एक -1 आया इसका और ये आया -5, क्या आ गया मेरे पास +5। कट तो नहीं रहा, देखते हैं, तो देखो 5 अंदर आ गया। टेक्नीशियन भी मुझे बनना पड़ता है, यहाँ पे कोई बंदा थोड़ी ना है, बोर्ड को ऊपर नीचे करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब A13 आप कैसे निकालेंगे, A13 हम लोग डायरेक्ट निकालने वाले हैं। A13 -1 के ऊपर पावर 1 + 3 और M13, तो क्या हुआ 1 के ऊपर पावर हो गई, -1 के ऊपर पावर हो गई 4 और पहली रो छोड़ दी और दूसरी कॉलम छोड़ दिया, तीसरा कॉलम छोड़ दिया, पहली रो छोड़ दी तीसरा कॉलम छोड़ दिया, तो बचा क्या, ये एलिमेंट बच गए। क्या एलिमेंट बच गया मेरे पास, मैं सीधे यहीं पे लिख रहा हूँ 1 3 0 और 1। हल किया, ये तो एक ही आया, ठीक, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या आया 1 × 1 -0, तो आंसर आया 1। ऐसे भी निकाला जा सकता है, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, इसको दिया मैंने मीटा। अब मैं निकालूंगा A14, तो इसके ऊपर पावर 1 + 4 और अब डायरेक्ट थोड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो जगह भर जाएगी। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे M14 तो है ही नहीं, क्या निकालना है 14 तो है ही नहीं, है क्या, नहीं है, तो क्या निकालना है 1 1 1 2 1 3 2 1, क्या निकालना है 2 1, तो करेक्शन करते हैं 2 1, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 2 1। तो इस बार क्या करेंगे, हम दूसरा रो छोड़ेंगे
पहला कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, क्या बचेगा, दूसरा रो छोड़ेंगे, पहला कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1 1 1 1, ये बचेगा मेरे पास। तो क्या हुआ, -3 और ये क्या हो गया 1 - 1, मतलब ये तो हो गया हमारा 0। ठीक है। अच्छा अब आप ये देखना माइनस, ये इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। अभी एक चीज में आप कंफ्यूज नहीं होना, क्या, जो ये माइनस आ रहा है, अगर इसके ऊपर सम पावर आ रही है, सम हो जाती है, तब तो ये 1 रह जाएगा। मतलब क्या, इसका मान पॉजिटिव आएगा। और अगर इसके ऊपर विषम पावर आ जाती है, इसके ऊपर, तो ये -1 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो देखो यहाँ 2 आया था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव होता रहेगा। और अगर देखो ये 3 है, 3 विषम है, तो ये -1 रहेगा, लेकिन तो 0 ही हो गया। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब मैं निकाल रहा हूँ A22 है, तो देखो क्या है, 2 + 2, पावर सम आएगी तो ये तो 1 ही हो गया, पावर 1 ही हो गया। अच्छा अब दूसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ दिया, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, 1 और 3 बचा, फिर क्या बचा, 1 और 3 और 1 और 1। गाड़ी आ जाती है, सब्जी वाले आ जाते हैं, क्या करें। ठीक है। तो अगर सर को आप प्रमोट करेंगे, प्रमोट इन द सेंस लाइक करेंगे, तभी तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाऊंगा, ताकि मैं ऐसी जगह कमरा लूँ कहीं दूर जाके। अभी तो मुझे कॉलोनी में ये वीडियो बनाने पड़ रहे हैं, तो कॉलोनी में वीडियो बनेंगे तो ये आवाज़ आएगी। ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत, मतलब परेशान ना हो कि भाई इतना मकान तो शहर के बाहर ले नहीं सकते केवल वीडियो बनाने के लिए। तो आप समझो, इसलिए मुझे बार बार स्क्रीन के पीछे जाके ऑफ करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, ये तो सम है तो पॉजिटिव हो गया। अच्छा पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव 1, यहाँ पे 1 × 1 1 और 1 × 3 -3, मतलब क्या हो गया, -2। ठीक है। अब मैं इसको मिला देता हूँ, -2 चीज़ें हमारे पास समझ रही हैं। अब फिर 2 3 2 + 3, अच्छा 2 + 3 क्या है, दूसरा रो और एक कॉलम, मतलब 1 1 3 1 1 1 3 1, सेम 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1। ठीक है। तो लेकिन प्लस का 2 आएगा, कैसे, प्लस का 2 कैसे आएगा, देखो इस बार क्योंकि पावर 2 + 3 विषम है, तो यहाँ -1 आएगा, और यहाँ पे तो ये आना ही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब 2 4 नहीं, 2 3 हो गया है, 3 1 3 1 3 1 3 + 1 और 3 + 1 3 + 1, तीसरी रो पहला कॉलम, तो क्या बचा 1 2 0, क्या बचा 1 1 0 2। डायरेक्ट क्योंकि विषम है कि सम है तो 1 आएगा, और 2 - 0 2। अच्छा मैं जो मान है इसके यहीं पे रख दूंगा, एडजॉइंट है निकालने के लिए मान मैं यहाँ यहीं पे रख दूंगा। ठीक है, यहीं पे रख दूंगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, 3 2 यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। अब 3 2 फाइंड आउट करूंगा तो पावर क्या है, विषम है। देखो थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे, पावर क्या है, विषम, और तीसरा रो
दूसरा कॉलम, तो क्या बचा 1 2 1 1, 1 2 1 1 क्या है माइनस का, तो ये आया, और माइनस का 2 2 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 मतलब क्या हुआ माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 आया। अब आखिरी वाला 3 3 3 3, ये रो ये कॉलम, क्या बचा मेरे पास -1 पे 3 + 3, और क्या बचा ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो बचेगा मेरे पास 1 1 1 0, तो क्योंकि पावर 3 3 6 हो गई, प्लस का 1 आएगा, और 1 में 0 का गुणा हुआ 0 आया, और 1, तो क्या आ गया मेरे पास माइनस का 1, माइनस का 1। ये मैंने आपको मान निकालने बताए, ये मैंने आपको मान निकालने बताए। अब आप ये आपको मैंने माइनस का 1 कहाँ लिखा जाए, माइनस का 1 यहीं लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। अब देखो 1 1 की वैल्यू क्या है, 1 1 की वैल्यू है मेरे पास 1, 1 2 की वैल्यू क्या है, 1 2 की वैल्यू है मेरे पास 5, 1 3 की वैल्यू क्या है, 1 3 की वैल्यू है मेरे पास 1 3 की वैल्यू है मेरे पास 1, 2 1 की वैल्यू है मेरे पास 0, 2 2 की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 2, 2 3 की वैल्यू है मेरे पास 2 3 की वैल्यू क्या है, 2 3 की वैल्यू है मेरे पास 2, 2 3 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, 3 1 की वैल्यू क्या है 2, 3 2 की वैल्यू क्या है माइनस का 1, और इसकी वैल्यू क्या है माइनस का 1। तो ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गई है, एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास ये आ गई है। यहाँ पे एक गलती हो रही है, गलती क्या हो रही है, जो ये -1 नहीं, देखो क्या थोड़ी गलती हो रही है, क्या क्या गलती हुई, 1 जब हमने ये क्या है पहली रो और पहली कॉलम छोड़ा है, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ा है, तो क्या आया है मेरे पास 0 1 और 2, ये आया है, तो क्या आएगा 0 और -2, तो क्या आएगा -2। तो समझाने के चक्कर में कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो इस तरीके से करेंगे, वो मैं यहाँ समझा रहा था इसलिए वहाँ गलती हो गई, तो इस तरीके से करेंगे तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आसान रहेंगी, ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आसान रहेंगी। अब देखते हैं आगे। तो आपने देखा गलती है, तो गलती को हम चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो माइनस का 2 A1 था, ये हमने गलती से सुधार दी। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम A इनवर्स से इसको डिवाइड करेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स लिखी हुई है, मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो क्या किया जाए, यहाँ पे किया जाए, मुझे मिटाना तो पड़ेगा ही, ठीक है, मुझे मिटाना तो पड़ेगा ही, तो एक बार मिटाता हूँ मैं। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप जो मैंने यहाँ पे इतना बड़ा वो किया था, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट निकाल के रख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट निकाल के रख सकते हैं। अब मुझे ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट एडजॉइंट जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसको 1/4 मतलब क्या, -2 5 1 0 -2 2 2 -1 -1, ठीक है। तो जब 4 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा
देखो ये बिल्कुल सही है। हाँ, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, 4 अंदर वो मुझे मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं, तो क्या, या हम इसको बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, बाद में कर सकते हैं, या तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, इनवर्स हमारे पास ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मतलब जो ये 4 है अंदर जाके सबसे डिवाइड होगा, 1/4 मल्टीप्लाई का मतलब है 4 सबसे डिवाइड होगा, हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अब हमको क्या करना है, हमको पता है x और जो ए इनवर्स मैट्रिक्स आई है, जो x ए इनवर्स मैट्रिक्स आई है उसका b में गुणा करना है, b में गुणा करना है। तो ठीक है, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, मैं करके देखता हूँ। जो ए मेरे पास मैट्रिक्स है 1/4 मैंने यहाँ लिख लिया, -2 5 1 0 -2 2 2 -1 1। अच्छा, बी क्या मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स क्या है मेरी, 6 5 12। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई, ये मैट्रिक्स हो गई मेरी। मैट्रिक्स में गलती होने के बहुत चांसेस रहते हैं, एक वैल्यू गलत हुई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा, जो ये मैट्रिक्स है ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स 3x1 की मैट्रिक्स है, ये बराबर है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, ये तो 1/4 हमारे पास ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। जो इसकी रो है इसकी कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, मतलब जो रो है इसकी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ, क्योंकि जो रो है रो में भी 3 एलिमेंट है और कॉलम है कॉलम में भी 3 एलिमेंट है। तो पहला रो में कितने एलिमेंट है, R3 नहीं लिखना है, रो में एलिमेंट की बता रहा हूँ, रो में कितने एलिमेंट है 3, कॉलम में कितने एलिमेंट है 3। तो पहला रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब तो ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, -2 -6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 0 × 5 + 2 × 12, ठीक है। अब ये वाला 5 इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 5 × 6 प्लस -2 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, प्लस -1 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अब 1 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ये करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है कि गलती ना होने पाए, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। चलो अब यहीं पे लिख करते हैं इसको, 1/4 तो है हमारे पास, क्या हुआ, -12 + 0 और +24 +24 टिक्की वाला आ गया। तो थोड़ी जगह बनाई जाए ताकि चीज़ें आसानी से आए। ठीक है, ओके। अच्छा, एक गलती पकड़ में आई, क्या गलती पकड़ में आई, जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से हुआ, 5 से हुआ, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा, 12 से, ठीक है। तो 30 -10 -12, ठीक। फिर 6 10 -12, तो क्या है, तो क्या मिलता है हम लोगों को, -12 + 24 क्या होगा, +12, 30 में से 10 और 12 माइनस किए तो मतलब क्या मिला, 8, और 6 + 10 16 - 12 4। अब ये 1/4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 से 12
डिवाइड होगा, 8 डिवाइड होगा और 4 डिवाइड होगा। तो क्या मिलेगा मुझे, जब 1/4 12 से मल्टीप्लाई हुआ तो मिला 3, 8 डिवाइड हुआ तो मिला 2 और 4 डिवाइड हुआ तो मिला 1। अच्छा, तो ये मैट्रिक्स है, ये इसकी LHS क्या है, इसकी LHS तो यही है ना, x, और x क्या है, x y z, x ही तो है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x y z। ये दोनों आव्यूह बराबर है, ये दोनों आव्यूह बराबर है। देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर x बराबर 3, y बराबर 2 और z बराबर 1। यही हमारा आंसर होने वाला है, यही हमारा आंसर होने वाला है। x बराबर 3, y बराबर 2 और z बराबर 1। दिस इज द आंसर, ये आंसर है हमारा। तो देखो हमने कैसे निकाला, हमें समीकरण दे रखे थे, क्वेश्चन आप देख रहे हैं। समीकरण को पहले हमने ax बराबर b फॉर्म में लिखा और फिर a यहाँ पे आके इनवर्स हो गया। उसके बाद हमने ए मैट्रिक का निर्माण किया, x और b मैट्रिक का निर्माण किया, फिर देखा ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स है कि नहीं है। ए इनवर्स देखने के लिए हमने क्या किया, ए का मान निकाला, ए का सारणिक का, ठीक। तो ए का सारणिक 0 नहीं था, आता एग्जिस्ट कर रही है। फिर ए एडजॉइंट हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये एडजॉइंट निकाला हमने, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज इस तरीके से लिया, ये मैंने निकालने आपको बताए हैं, यहाँ तक आ गया था। उसके बाद हमने फिर डिवाइड कर दिया। तो ये मैट्रिक्स का सवाल बहुत ही सरल होता है, लेकिन तब सरल होता है जब कैलकुलेशन सटीक की जाए, ठीक है। अदरवाइज टाइम काफ़ी लग जाता है और आंसर नहीं आता। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।